जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देख के जाना मेरे प्यार बच्चों। अगर पेपर के एक दिन पहले भी देख रहे हो, आधा घंटा भी अगर आपके पास समय बचा है तो इस पेपर को जरूर एक बार जरूर से देख के जाना, क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में 24 फरवरी को पूछने वाला है। कोड है 824 आईजे कोड है मेरे प्यार बच्चों। हिंदी का एक वायरल पेपर है 2025 का, और इस पेपर का मैंने पूरा सोल्यूशन करा रखा है। पूरा का पूरा इस वीडियो को देख के जाना, 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा और यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम जरूर से जरूर सही सही अपना डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो समय दिए जाएंगे वह समय है मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में पूरे के पूरे पेपर को आपको हल करना पड़ेगा। वादा करता हूं कि अगर इस पेपर को पूरा देख ले तो इस वीडियो को पूरा देख के और इस पेपर को हल कर ले तो मेरे प्यारे बच्चों 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा पेपर हल करके चले आओगे। ये वादा है आपसे। यहाँ पे नीचे देखिए सामान्य निर्देश दिया गया है, पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सामान्य निर्देश को। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़िए आराम से, जो जो प्रश्न आ रहे हैं उस पर ट्रिक लगा लीजिए और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करने होंगे। यह है पहला निर्देश। वहीं दूसरा निर्देश बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। इसके बाद है आपका तीसरा निर्देश। तीसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। इसका कहने का मतलब है कि खंड अ में आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। नीले पेन का यूज कर सकते हैं या आप काले पेन का यूज कर सकते हैं। पेन होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन, जेल वाली पेन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला निर्देश देखिए चौथा। बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैसे भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर के लिए, 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद है पांचवा। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो मैं पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कराऊंगा 5 मिनट के अंदर। एग्जाम में 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। बाकी पूरा का पूरा समय जो भी बचेगा वो आप खंड ब को हल करने में लगा दीजिएगा, अच्छे राइटिंग में बैठा कर। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। तो जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए पेपर यहां से स्टार्ट होता है खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के हिसाब से। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है बताना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, और पहले का डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वो OMR शीट में डी वाले ऑप्शन को अच्छे से आपको नीले या काले पेन से ऐसे रंग के आना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। क्लियर हो गया 1 नंबर। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। अब पूस की रात कहानी के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपके प्रेमचंद्र जी। कौन है? बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, कम समय में पूरा सोल्यूशन देख के जाना है। तीसरा प्रश्न, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिंदूर की होली का मतलब लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। तीसरे वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है आपके एग्जाम में। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो रूस में 25 मास
यात्रा वृत्त के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके राहुल संकृत्यायन। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5वां। क्या है 5वां? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 6 कह रहा, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? वह थे मिश्र बंधुओं ने। कौन कहे थे? मिश्र बंधुओं ने कहे थे। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया आपके एग्जाम में। आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 7वां है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो कौन सी कृति जो है रीतिकालीन कवि देव की नहीं है प्यारे बच्चों? वह है आपका कवि प्रिया। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? कवि प्रिया। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। आगे देखिए 8वां प्रश्न क्या है? भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। विशेषता प्रवृत्ति दोनों चीजें एक ही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। ये भी प्रश्न मैंने क्लियर करा रखा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? वह थे आपके सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न क्या है। देखिए 10वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि राम की शक्ति की जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। कह रहा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 1 नंबर के लिए पूछा गया है। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो अंडरलाइन किया गया है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जो सुमिरत सीधी हुई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया? ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो यहाँ पे छंद पूछा है, तो सोरठा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? सोरठा का। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए ये हो जाएगा अनुधन करण। करण का तो अर्थ होता है, ये तो प्रयोग किया गया है। अनुधन शासन का भी अर्थ होता है, ये हो जाएगा अनुधनवाद का अर्थ होता है। लेकिन अनुधन तृण, तो तृण का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, इसलिए इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुतीर्ण में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीलकंठ समस्त पद में समास है। तो नीलकंठ समस्त पद में समास कौन है इन चारों ऑप्शन में से? ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए है? 1 नंबर के लिए है। तो 15 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा नीलकंठ है ना, बहुब्रीहि समास कहीं दिख रहा है? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न है 16वां।
कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपका जलज, जलज जो नहीं है। बाकी नीरद, अम्बुद, जलद ये तो आपके पर्यायवाची शब्द है ही बादल के। आगे देखिए 17वां, युष्मद, युष्मद मतलब होता है तुम। तो युष्मद मतलब तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो तृतीय एक वचन रूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, त्वया। क्या हो जाएगा, त्वया। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो देखिए आंधी आई और हम भागने लगे, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर बताना कि ये किस प्रकार का वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों का है संयुक्त वाक्य, क्योंकि पहले आंधी आई और से इस सेंटेंस को जोड़ा गया है। आंधी आई एक अलग सेंटेंस हो गया, हम घर भागने लगे हैं दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को और से जोड़ा गया है, इसलिए कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आगे देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया था, और इस वाक्य का वाच्य पूछा है कि वाच्य क्या होगा। तो हो जाएगा आप लोगों का कृतवाच्य मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां, और ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। मतलब कह रहा है कि वो अचानक चला गया, और यहाँ पे वो अचानक जो है, अचानक पूछा क्या है, मतलब कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण। वह अचानक चला गया, जो अचानक शब्द है वो क्या है आप लोगों का, क्रिया विशेषण है। सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम समय में मैंने करा दिया, और 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर करके चले आओगे, और सारे प्रश्न सही होने चाहिए आपके, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो खंड अ समाप्त हो गया, खंड ब इधर देखते हैं। चलिए देखिए यहां से पेपर स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, और वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 स्टार्ट हो गया यहां से। बोला है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये प्रश्न मेरे प्यारों जो 6 नंबर के लिए है। 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और इसमें 2 गद्यांश दिया है, एक क वाला दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो आपको अथवा करके एक ख वाला दिया है। 2 ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। क वाला देखिए क्या दिया है, बोला है क वाला कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, या और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो सबको मालूम है भाई। और इसके नीचे 3 प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबको मालूम है कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके जो हैं वो लेखक हैं। यही होता है मेरे प्यार जो गद्यांश में, क्योंकि गद्यांश में चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पूछा जाता है। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है उसका व्याख्या कर दीजिए। और तीसरा है कि कुसंग की तुलना किसकी की गई है। तो 3 प्रश्न है, और तीनों प्रश्नों का अगर उत्तर सही सही दे देते हो तो 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक ऑप्शन तो खुद ही दिया है यहाँ पे। क्या है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि वह इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। अब यहां से लेके यहां तक ये आपका गद्यांश है। ये करना चाहते हो तो ये कर लीजिए। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है मेरे प्यारों। जो गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या बताओगे तो 2 नंबर, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है 2 नंबर। तो भाई 6 नंबर दोनों पे मिलेंगे, चाहे वो आप पहला वाला कीजिए क वाला, या तो आप ख वाला कीजिए, दोनों 6 नंबर के हैं। तो प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है
कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश सेम वही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 होगा, दो दो नंबर के हिसाब से आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 6 नंबर दिए जाएंगे। क्या है क वाला कि उद्धो जाहु तुमसी हम जाने, तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही खाओ को नहीं बैठे हो, तुम ही हो बीच बुलाने। कह रहा है कि व्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। हमसो कही लई हम सकी के, जी गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, सांच कहा तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेकहु मुस्काने। यह आपका पद्यांश है और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया ये 2 लाइन का इसका आपको व्याख्या बताना पड़ेगा, और व्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य है स्पष्ट करना है। 2 नंबर यहां से आपके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अगर ये नहीं करना चाहते हैं ये वाला, तो अथवा करके आपको एक ख वाला दिया है, उसको आप कर लीजिए। ख वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चा नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, चा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप कर सकते हो। इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं, क्योंकि ये भी 2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर देगा। तो देखिए 3 प्रश्न है कि नहीं। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा, इच्छा मतलब चाह प्रकट करता है, 2 नंबर। तो 6 नंबर, या तो क कीजिए या ख कीजिए, जो भी आसान लगेगा याद करके जाइएगा, उसको करके चले आइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 बोला कि निम्नलिखित में दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया, और संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक वाराणसी या प्राचीन काल है, देहे देह गेहे गेह विद्या है। ठीक है। अब यहां से क वाला है, या तो क वाला का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क वाला नहीं आ रहा है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, क वाला नहीं आ रहा है, तो अथवा करके एक और दिया है ख वाला, एकदा बह जना धूमयान, इसको यहां से यहां तक है, इसका कर दीजिए। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो क वाला या तो ख वाला, दोनों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और 5 नंबर ले जाइए। क्लियर है? दोनों को मैंने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों है। ठीक है। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। क वाला दिया है, क वाला है इतना ही छोटा है, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है इसका। अगर ये नहीं कर पाते हैं क वाला, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास अवेलेबल है, वो है आपका ख वाला, बंदम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता, इसका कर सकते हो। अब आएंगे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। देखिए क्या है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है आपका खंड काव्य। खंड काव्य जिला वाइज जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही करना, दूसरा करोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, और यह आता है 3 नंबर के लिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं। देखिए मुक्ति दूत दिया है, यहाँ पे आपको ज्योति जवाहर दिया है, यहाँ पे आपको देखिए अग्र पूजा दिया हुआ है, मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जय सुभाष दिया है, करमवीर भरत दिया है, तुमूल दिया है, यहाँ पे मातृभूमि दिया है, बहुत सारे दिए हुए हैं। जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही करना है, दूसरा कोई नहीं करना है। ठीक है। और एक पीछे और आपका यहाँ पे छुपा हुआ है करण वाला। तो इतने सारे हैं। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 26 का क। प्रश्न नंबर 26 का क है,
दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय हर एक लड़का को मालूम होगा, और जीवन परिचय आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। 3 नंबर तो जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे पूछा जाता है। 4 दिए हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरा पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, चौथा रामधारी सिंह दिनकर जी। अब इन चारों में से किसी एक लेखक का ही जीवन परिचय लिखना है। रचना सहित 5 नंबर दे दिया जाएगा, हर एक लड़का को याद होगा। अब आते हैं ख वाला। दिए गए कवियों, अभी तो लेखक थे अब कवि आ गए हैं। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और ये भी कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। पहला महाकवि सूरदास जी, दूसरा बिहारी लाल जी, तीसरा मैथिली शरण गुप्त जी, और चौथा सुभद्री कुमारी चौहान जी। तो चारों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। यह है प्रश्न नंबर 26 का क और ख। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यार बच्चों? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, और ये प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। पेपर का मतलब जो अभी पीछे नहीं, हम लोग संस्कृत का गद्यांश देख रहे थे, तो संस्कृत का गद्यांश देखिए, संस्कृत का पद्यांश थोड़ी, संस्कृत का पद्यांश को ही हम लोग बोलते हैं श्लोक। तो संस्कृत के पद्यांश जो पीछे प्रश्न में आए थे, तो वो नहीं कि जो दिया है उसी को लिख दोगे, उसको लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। बोला है ना इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो उसको छोड़ा के कोई दूसरा लिखोगे तभी 2 नंबर दिया जाएगा आपको। ये बात अच्छे से याद रखना है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी के पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। मतलब आपके विद्यालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का कुछ कमी है, और उनको मंगाने के लिए आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको एक पत्र लिखना है। या प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र एक बधाई पत्र लिखे। मतलब अखिल भारतीय वाद विवाद जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें आपके जो मित्र है वो फर्स्ट डिवीजन पाया है, उसको पुरस्कृत किया गया है, तो उसको आप कैसे बधाई दोगे, उसके लिए एक पत्र लिखना है। अब प्रश्न नंबर 29 है ये। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और 2 नंबर ले जाइए। तो यहाँ पे आपको पहला दिया है चंद्रशेखर को आसी, दूसरा वीर केन पूजते, तीसरा वाराणसी नगरी कश्यम नदा कुलेम स्थिता। ठीक है, तो 3 है और एक प्रश्न इधर दिया हुआ है। एक प्रश्न है ज्ञान कुत्र संभवती। तो 4 प्रश्न, 4 में से किसी 2 ही का संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30वां। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, 7 नंबर ले जाइए। निबंध, अब यहाँ पे आप बहुत सारा आपको मिलेगा। अनुशासन के महत्व पर लिख सकते हैं, प्रदूषण एक अभिशाप पे लिख दीजिए, भारतीय किसान पर लिख लीजिए, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, ठीक है, और 5वां है जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो इतने सारे मेरे प्यारे बच्चों, किसी पे भी आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 5 है ना, 5 में से किसी एक पर लिख लेना। लेकिन इतना याद रखना कि पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होना चाहिए। प्रस्तावना कहीं कहीं किताबों में भूमिका दिया है, तो पहली हेडिंग प्रस्तावना या भूमिका जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उसी को देखता है। और लास्ट की हेडिंग अगर हम बात करें तो लास्ट की हेडिंग आपकी उपसंहार होना चाहिए। 2 हेडिंग आपका होना चाहिए बीच में, बाकी कुछ भी हेडिंग बना के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारों से इस पेपर को मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को बता दिया। अगर यह पेपर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारों तो 24 फरवरी को आप 70 में 70 नंबर करके आ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारों।